हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर केसरी शुक्ला। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू अ वेरी फेमस पोएम ऑफ मैथ्यू अर्नोल्ड। यस, इट इज़ डॉवर बीच। आज स्टूडेंट्स हम आप लोगों को मैथ्यू अर्नोल्ड की लिखी हुई एक प्रसिद्ध रचना डावर बीच पढ़ाने वाले हैं। यस स्टूडेंट्स, डावर बीच विक्टोरियन एज की एक श्रेष्ठतम रचना है जो 19वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ अर्थात विक्टोरियन एज में फैले निराशावाद का प्रतिनिधित्व करती है। जैसा कि आप जानते हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड भी एक निराशावादी कवि था और वो 19वीं सदी के दूसरे हाफ में अर्थात विक्टोरियन एज में जो दंभिता समाज में बढ़ रही थी, जो दिखावा समाज में बढ़ रहा था, जो भौतिकता के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ रहा था, वैज्ञानिक प्रगति के आ जाने के कारण लोग जो अपनी धार्मिक आस्थाएं खो रहे थे, तो उन चीज़ों के कारण समाज में एक निराशावाद, एक नकारात्मकता का वातावरण फैल रहा था। मैथ्यू अर्नोल्ड उसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता था और उन्हीं विचारों को उसने अपनी इस कविता डावर बीच में दिखाने का प्रयास किया है। स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट डावर बीच इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ पेसिमिस्टिक अप्रोच ऑफ विक्टोरियन एज, and as you know that Matthew Arnold is the leading poet of this pessimistic stream of poetry. Okay students, तो इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग इस पोएम के बारे में जान लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। स्टूडेंट्स, डावर बीच इज अ लिरिकल पोएम written by Matthew Arnold. Okay, as I have already told you, and it was published in 1867 in a collection New Poems. In 1867 स्टूडेंट्स एक कविताओं का संग्रह प्रकाशित हुआ था 1867 में। उसका नाम था न्यू पोएम्स। ये मैथ्यू अर्नोल्ड की कविताओं का कलेक्शन था और इसी में इनकी ये रचना डावर बीच प्रकाशित हुई थी। लेकिन इसकी रचना इससे पूर्व ही हो गई थी स्टूडेंट्स। कहीं ना कहीं 1849 या 1851 के आसपास डेट मानी जाती है जब इसकी बिगिनिंग हुई थी एक्चुअली। लेकिन इसका जो पब्लिकेशन हुआ वो ठीक उस समय हुआ जब इनकी शादी हुई थी। ओके स्टूडेंट्स, ही वॉज मैरिड टू फ्रांसिस लूसी व्हाइटमैन। ओके, फ्रांसिस लूसी व्हाइटमैन। तो फ्रांसिस लूसी व्हिटमैन से जब इनकी शादी हुई तो जब ये हनीमून मनाने के लिए कहाँ पे गए? डावर बीच पर गए। यस स्टूडेंट्स, एक्चुअली डावर इज ए प्लेस, दिस इज अ कोस्टल एरिया। एक छोटा सा स्थान है जहाँ पे समुद्र का तट है। तो उस स्थान पर ये गए हुए थे और वहाँ से एक तरफ फ्रांस के बंदरगाह दिखाई पड़ते हैं और एक तरफ इंग्लैंड का किनारा है। तो उसके बीच का ये क्षेत्र है जहाँ पे ये अपना हनीमून मनाने गए थे और वहीं पर इन्होंने इस कविता की रचना की। इसीलिए उसी नाम के आधार पर ही इसका नाम, इस कविता का नाम रख दिया गया डावर बीच। ओके स्टूडेंट्स, वहाँ पे जो उन्होंने समुद्र की लहरों में आवाज़ें सुनी, जो महसूस किया, जिस तरीके से वहाँ समुद्र की लहरें तटों से आके टकराती हैं, तो एक इमेजिनेशन के माध्यम से वो आवाज़ें, वो लहरें शायद मैथ्यू अर्नोल्ड के हृदय में टकरा रही थी और वहाँ से इस कविता का जन्म होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इसकी थीम के बारे में बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोएम डावर बीच। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई विल टेल यू व्हाट इज़ द थीम ऑफ डावर बीच। ओके, तो दिस पोएम हैज अ सिंगल मैसेज। ही वांट टू से यू, ओ ह्यूमन बीइंग, यू हैव लॉस्ट योर फेथ। जो आज की हमारी वर्तमान पीढ़ी रही है, हम उस संदर्भ में कह रहे हैं जो 19वीं सेंचुरी का सेकेंड हाफ था, विक्टोरियन एज, जहां लोग रिलीजियस फेथ खो रहे थे, धार्मिक आस्थाएं कमज़ोर पड़ती जा रही थी। तो उन्हीं धार्मिक आस्थाओं के कमज़ोर होने का, वीक फेथ इन रिलीजन एंड बिलीव्स ही इसकी थीम है स्टूडेंट्स। मैंस लाइफ, नेचुरल वर्ल्ड एंड लॉस ऑफ फेथ, ये प्रमुख थीम है इसकी। इसमें वो बताना चाहता है, वो दुख व्यक्त करता है कि कैसे हमारी वर्तमान पीढ़ी
अपनी आस्थाएं, अपना विश्वास धर्म से खो रहा है, धार्मिक संसार पूरी तरीके से विलुप्त हो रहा है, और आज समाज में जो निर्दयता, जो हिंसा, अनिश्चितता का वातावरण पैदा हो रहा है, वो निश्चित रूप से संसार को बहुत दुख पहुंचाने वाला है। इसी से मैथ्यू अर्नाल्ड बहुत निराश है। स्टूडेंट्स, ये इसकी थीम रही। अब हम लोग इस पोयम को पढ़ना स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो आप लोग अपना टेक्स्ट खोल सकते हैं। यू कैन ओपन योर टेक्स्ट और यू कैन जस्ट स्टडी बाय माई दिस वीडियो। आप वीडियो में भी टेक्स्ट है, उससे आप स्टडी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं स्टार्ट करता हूँ। एक्चुअली जो डावर बीच जिसके बारे में मैंने बताया, डावर नामक स्थान पे जो बीच माने समुद्र का तट है, उसी के ठीक बगल में, जैसे समुद्र के तटों पे तमाम होटल होते हैं, तो वैसे ही एक स्थान है, वहाँ एक कमरा है, और उस कमरे में वो मैथ्यू अर्नाल्ड और उनकी प्रेमिका या उनकी पत्नी आप कह सकते हैं, वो हैं। उनकी पत्नी बैठी हुई हैं और मैथ्यू अर्नाल्ड उस होटल के या घर के कमरे में जो खिड़की लगी हुई है, वो खिड़की के पास खड़ा होकर के समुद्र में उठने वाली लहरों को देख रहा है। शाम का वक्त है। मैथ्यू अर्नाल्ड को लगता है, देखिए इसमें दो चीज़ें हैं। मैथ्यू अर्नाल्ड एक परंपरागत विचारों वाला व्यक्ति है, एक ऐसा व्यक्ति जिसे धार्मिक मान्यताओं और धार्मिक आस्थाओं में बहुत बड़ा विश्वास है, जो पुरानी संस्कृति और सभ्यता में ज़्यादा विश्वास करता है और आधुनिकता में कम विश्वास करता है। वो वैज्ञानिक प्रगति के द्वारा जो भौतिकता का वातावरण चारों ओर समाज में फैल रहा है, उसका विरोधी है। और ठीक उसके विपरीत उनकी प्रेमिका को इस रूप में दिखाया गया है कि वो बढ़ती हुई आधुनिकता और भौतिकवाद का प्रतिनिधित्व कर रही है। इसलिए मैथ्यू अर्नाल्ड उसको समझाते हुए कहता है कि देखो, ओ माई बिलवेड, जस्ट वॉच, द सी इज काम टुनाइट। मीन्स मैथ्यू अर्नाल्ड इज जस्ट trying to convey his beloved to just interact with nature, to just enjoy the life of nature, not the physical and material world which is the source of sorrow. मैथ्यू अर्नाल्ड ये बताना चाहता है स्टूडेंट्स कि हमें प्रकृति की ओर देखना चाहिए, जो शाश्वत है, जो सनातन है, जो चिरंतन है, जो स्थायी है। हमें संसार की भौतिकताओं में पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि संसार की भौतिकताएं स्थायी नहीं हैं। जैसी ये दिखाई पड़ रही हैं वैसी हैं नहीं। इसमें बड़ी चमक दिखाई पड़ती है, लेकिन ये तमाम प्रकार के दुखों का कारण है। इसलिए मैथ्यू अर्नाल्ड ध्यान केंद्रित करा रहा है अपनी प्रेमिका का प्राकृतिक दृश्यों की ओर। खिड़की से बाहर वो समुद्र में उठने वाली लहरों को देख रहा है और कहता है, ओ माई बिलवेड वॉच, द सी इज काम टुनाइट। आज की रात ये सागर कितना खामोश है। द सी इज काम टुनाइट। आज की रात ये जो समुद्र है कितना शांत है, अपने वास्तविक स्वरूप में है। द टाइड इज फुल। ज्वार सामान्य गति से उठ रहे हैं। द मून लाइज फेयर। और आसमान में जो चांद है वो अपनी सफ़ेद किरणों के साथ कितना खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। द मून लाइज फेयर अपॉन द स्ट्रेट्स। और इन तटों पर ये जो समुद्र का क्षेत्र है, इस पर गिरने वाली जो चांद की किरणें हैं, जो मून बीम्स हैं, कितनी खूबसूरत लग रही हैं। The moon lies fair upon the streets. On the French coast the light gleams and is gone. और जो दूसरी तरफ फ्रांस का तट है, उस पर गिरने वाली जो चांदनी किरणें हैं, चांदनी धवल रंग की जो किरणें हैं, वो कभी आ रही हैं, कभी मध्यम नज़र आ रही हैं, कभी गायब हो जा रही हैं। इसकी ओर देखो। मैं बार बार बता रहा हूँ कि अपनी प्रेमिका का ध्यानाकर्षण इन प्राकृतिक दृश्यों की ओर कर रहा है। द क्लिप्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड। और दूसरी ओर जहाँ इंग्लैंड की पहाड़ियाँ खड़ी हैं, एक ओर फ्रेंच का कोस्ट है, फ्रेंच का तट है, और दूसरी ओर जो इंग्लैंड की छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं वे खड़ी हैं। इंग्लैंड की जो चट्टानें हैं, स्टैंड, इंग्लैंड क्लिप्स ऑफ स्टैंड माने इंग्लैंड की जो चट्टानें हैं,
वो चट्टानें दिखाई पड़ रही हैं, ग्लिमरिंग एंड वास्ट, कितना विस्तृत क्षेत्र है, कितनी चमक, ग्लिमरिंग मीन्स शाइनिंग, कितनी विस्तृत क्षेत्र में चमक रही है, वास्ट मीन्स लंबा क्षेत्र, वास्ट मीन्स लंबा परिक्षेत्र, कि कितना लंबा परिक्षेत्र है, कितनी दूर तक फैली हुई है चमक दिखाई पड़ रही है। आउट इन द ट्रैंक्विल बी, ट्रैंक्विल माने शांत, बे माने खाड़ी, और सागर की एक खाड़ी में कितनी खामोशी है, कितनी शांति है। यहाँ मानव जीवन की पीड़ाओं का शोर नहीं है, यहाँ प्रकृति का एक सन्नादी स्वर सुनाई पड़ रहा है। आउट इन द ट्रैंक्विल बी, कितनी खामोशी है इन खाड़ियों में। लेकिन स्टूडेंट्स, मैथ्यू अर्नाल्ड तो खिड़की के पास खड़ा होकर के समुद्र के सुदूर अंचल में इन दृश्यों को देख रहा है, प्रकृति का आनंद ले रहा है, लेकिन उसकी प्रेमिका अभी भी बिस्तर पर ही पड़ी हुई है। उसको संबोधित करते हुए अर्नाल्ड कहता है, कम टू द विंडो ओ माई बिलवेड, अरे कम टू द विंडो, खिड़की की तरफ आओ, खिड़कियों से झांको तो सही कि ये जो प्रकृति का संसार है कितना खूबसूरत है। कम टू द विंडो, स्वीट इज द नाइट एयर। देखो ये रात में चलने वाली कितनी मधुर हवा है। ये मधुर हवा पूरे के पूरे शरीर को, आत्मा तक आनंदित कर दे रही है। वो कहता है, इस प्राकृतिक हवाओं का आनंद लो। देखो रात में चलने वाली ये मीठी हवाएं, ये मधुर हवाएं कितनी आनंददायक हैं। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे, और समुद्र में देखो दूर दूर तक एक पंक्ति बौछारों की दिखाई पड़ रही। स्टूडेंट्स, जैसे जब लहरें उठती हैं तो एक बौछार के रूप में गिरती हैं। तो मैथ्यू अर्नाल्ड दिखाता है, कहता है देखो दूर तक एक फव्वारों का समूह दिखाई पड़ रहा है, पंक्तिबद्ध फव्वारे जैसे समुद्र में लहरें उठ रही हैं। फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे वेयर द सी मीट्स द मून ब्लेंस्ड सैंड, और कहता है कि देखो ये जो समुद्र की लहरें हैं, ऐसा लग रहा है जैसे चांद की किरणों से जो चमकती हुई रेत है सागर के तटों पर। मून ब्लेंच्ड सैंड, आप जानते हैं समुद्र के तटों पर रेत होती है, उस पर जब रात में समुद्र की चांद की किरणें पड़ती हैं तो वो बालू के जो तिनके हैं वो चमकते हैं। तो कहते हैं कैसे समुद्र के तटों पर जो पड़ी हुई बालू है, पड़ी हुई रेत है, उस पर गिरने वाली जो चांदनी है, उसमें चमकती हुई इन तटों से किस प्रकार सागर से उठने वाली जो लहरें आ रही हैं, मिलने के लिए चली आ रही हैं। लिसन, कहता अच्छा नहीं उठ सकती तो वहीं से सुनो, लिसन, यू हियर द ग्रेटिंग रोअर ऑफ पेबल्स विच द बेब्स ड्रा बैक। सुनो ओ माई बिलवेड, यू शुड लिसन, सुनना चाहिए। द ग्रेटिंग रोअर, ये जो खड़खड़ाने की, गर्जने की आवाज़ें तुमको सुनाई पड़ेंगी, किसकी हैं? ऑफ पेबल्स विच बेब्स ड्रा बैक, जब सागर की लहरें तटों की ओर बढ़ती हैं और बढ़ने के बाद दोबारा जब लौटने लगती हैं, तो उन लहरों के साथ जो किनारे पर पड़े हुए पत्थर हैं, जो पत्थर पड़े हुए हैं सागर के तटों पर किनारे, वो उनके लहरों के साथ पीछे लौटने लगते हैं, तो आपस में लड़ करके एक रोअरिंग साउंड क्रिएट करते हैं, खड़खड़ाने की आवाज़ उत्पन्न करते हैं। तो लिसन, यू हियर द ग्रेटिंग रोअर ऑफ पेबल्स व्हिच द बेब्स ड्रा बैक एंड फ्लिंग, उनके खड़खड़ाने की और उनके बजने की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि इंग्लैंड के तमाम ऐसे तट हैं जिनके तटों पर रेत तो होती ही है, रेत के अलावा छोटे छोटे पत्थरों के तमाम दूर तक समूह दिखाई पड़ते हैं। तो उनसे आकर के सागर की लहरें टकराती हैं, और टकराने के बाद लौटते वक्त तमाम सारे पत्थर अंदर की ओर चले जाते हैं, तो उनके खड़खड़ाने की आवाज़ें आती हैं, और फिर उन लहरों के साथ बाहर की ओर पत्थर आते हैं। तो वही मैथ्यू अर्नाल्ड यहाँ कहना चाहता है कि लिसन, यू हियर द ग्रेटिंग रोअर ऑफ पेबल्स विच द बेब्स ड्रा बैक, जो लहरों के साथ धकेले जाते हुए ये पत्थर हैं, उनके खड़खड़ाने की आवाज़ों को सुनो। एट दियर रिटर्न, जब वो लौटने लगते हैं, अप द हाई स्टैंड, उन स्टैंड्स की ओर, जब आगे की ओर बढ़ने लगते हैं,
तटों से पीछे की ओर जब खिसकने लगते हैं तो उनके खड़खड़ाने की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। उसको ऐ मेरी प्रेमिका आगे बढ़ो और सुनो, बिगिन एंड सीज एंड देन बिगिन, दिन अगेन बिगिन। कहता है कि ये जो लहरों का स्वभाव होता है, ये जो ज्वार आते हैं, इनमें जैसे जैसे लहरों में श्रृंग और गर्त बनते हैं। एक बार लहरें ऊपर, फिर नीचे की ओर, फिर ऊपर की ओर, फिर नीचे की ओर। बिगिन एंड सीज, बिगिन माने ऊपर जाना और सीज माने फिर नीचे की ओर जाना। प्रारंभ और पतन, फिर प्रारंभ, फिर पतन। इस तरीके से ये सागर की लहरें आगे की ओर बढ़ती हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ मैथ्यू अर्नाल्ड बताता है, एक मानव जीवन के उत्थान और पतन की कहानी को इस माध्यम से बताने का प्रयास करता है कि किस प्रकार से एक बार उत्थान होता है, फिर पतन होता है, फिर उत्थान होता है, फिर पतन होता है। ये जीवन की एक श्रृंखला है। जिस तरीके से ये सागर की लहरें बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन देन सीज आगे बढ़ रही हैं विथ ट्रेमुलस कैडेंस स्लो। वो बताता है, समझाने का प्रयास करता है कि चारों तरफ एक ट्रेमुलस कैडेंस, एक संगीतमय किंतु पीड़ा से भरी हुई आवाज। ट्रेमुलस मीन्स म्यूजिकल, लेकिन कैडेंस स्लो। कैडेंस मीन्स यू कैन से दैट लिरिकल, एक पीड़ा की आवाज़ें किंतु संगीतमय आवाज़ें इसमें सुनाई पड़ेंगी आपको। एंड ब्रिंग्स द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन, और वो दुख से भरी हुई संगीतमय आवाज़ें मेरे अंतःकरण के अंदर भी एक शाश्वत दुख पैदा कर दे रहा है। एक कभी न समाप्त करने वाला दुख पैदा हो रहा है जिसे मैं महसूस कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, मैथ्यू अर्नाल्ड यहाँ पे आगे कहता है, आगे बताने का प्रयास करता है। कहता है स्टूडेंट्स कि ये दुख मैं पहली बार नहीं महसूस कर रहा हूँ। सागर के तटों पर मैं पहला व्यक्ति नहीं हूं जो इसे सुना है। सोफोकल्स लॉन्ग अगो हर्ड इट ऑन द एजियन। क्या ऐसी ही दुख भरी आवाजें, सेम काइंड ऑफ नोट ऑफ सैडनेस वाज हर्ड बाय सोफोकल्स ऑन द coast of Aegean, on Aegean coast, thousands and thousands years ago। कहता है कि हजारों साल पहले ऐसे ही दर्द भरी आवाज़ें सोफोकल्स ने एजियन के तटों पर सुनी थी। स्टूडेंट्स, सोफोकल्स एक बहुत बड़ा साहित्यकार था ग्रीस का। कहाँ का साहित्यकार था? ग्रीस का। 495 BC माने बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, माने आज से तकरीबन 1500 साल पहले एक बहुत बड़ा इंग्लैंड में ग्रीस में साहित्यकार हुआ करता था। उसने लगभग 120 नाटक लिखे थे, ट्रेजेडीज लिखी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनमें से केवल 6-7 ही बची, बाकी का पता ही नहीं चला, इतना पहले स्क्रिप्ट की व्यवस्था नहीं थी। तो उसने लिखा है कि एक बार एजियन के तट पर, एजियन कहाँ है? ये स्टूडेंट्स जो ग्रीस है, ग्रीस के जो बगल में एक मिडिल सी है, जो मध्य सागर है, कहाँ पे? ग्रीस में। तो वहीं का एक स्थान है एजियन। तो आज के हजारों साल पहले सोफोकल्स ने एजियन के तटों पर भी ऐसे ही दुख भरी आवाजें सुनी थी जैसा आज मैं डावर बीच में सुन रहा हूं। और जब सोफोकल्स ने ये आवाजें सुनी थी तो एंड इट ब्रॉट इनटू हिज माइंड द टर्बिड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी, तो उसके मन में भी इसी प्रकार से मानव पीड़ाओं की उत्थान और पतन की कहानियां आई थी। एब एंड फ्लो मीन्स उत्थान और पतन की कहानियां उसके अंतर आई थी। किस चीज़ की? ह्यूमन मिजरी। ये मानव जीवन जो मिजरीज से भरा हुआ है, जो पीड़ाओं से भरा हुआ है, जो विसंगतियों और परेशानियों से भरा हुआ है, इस मानव परेशानियों की, इस मानव विसंगतियों के एब एंड फ्लो, एब एंड फ्लो, एब एंड फ्लो माने उत्थान और पतन की जो टर्बिड है,
टर्बिट मीन्स सैडनेस, जो ये दुखों से भरी हुई उत्थान और पतन की कहानियां हैं मानव जीवन की, तत्काल सोफोकल्स के मन में आई थी जब उसने एजियन के तटों पर खड़े होकर के समुद्र की उन लहरों में उन दुख से भरी हुई किंतु संगीतमय आवाज़ों को सुना था। एंड फाइंड आल्सो इन द साउंड थॉट, उन आवाज़ों में उसे भी वही विचार सुनाई पड़े थे। हियरिंग इट बाय दिस डिस्टेंस नॉर्दर्न सी, वही आवाज़ें जिन आवाज़ों को इस सुदूर नॉर्दर्न सी पर, इस उत्तरी सागर के सुदूर क्षेत्र में खड़े मैं जिन आवाज़ों को सुन रहा हूँ, यही आवाज़ें उसको भी सुनाई पड़ी थी। ओके स्टूडेंट्स, अब मैथ्यू अर्नोल्ड अपनी प्रेमिका को समझाता है, कहता जो संसार, आई मेरी प्रेमिका, ओ माई बिलवेड, द वर्ल्ड विच इज़ वेरी ब्यूटीफुल टुडे फॉर यू, इन विच यू आर इंटैंगल्ड, जिस संसार में तुम उलझ गई हो, जो तुम्हें बड़ा खूबसूरत दिखाई पड़ता है, ये संसार अब खूबसूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिक प्रगति और बदलते हुए सामाजिक और धार्मिक मानदंड इसको विकृत कर चुके हैं। समाज का स्वरूप आज बिगड़ गया है। कहता है लेकिन एक दौर था, द सी ऑफ फेथ, यद्यपि आज के संसार में फेथ नहीं है, यद्यपि आज के संसार में भरोसे नाम की चीज नहीं है, भरोसा पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। किंतु एक समय ऐसा था पहले, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि मैथ्यू अर्नोल्ड ओल्ड बिलीफ रखता है, पुरानी धार्मिक, सांस्कृतिक और वैचारिक मान्यताओं में विश्वास करने वाला है। उसे नवीनता नहीं पसंद आती है, इसलिए नवीनता को वो कंडेम कर रहा है। नवीन जो सामाजिक और आर्थिक और अन्य प्रकार के जो वैश्विक मानदंड हैं, प्रगति के मानदंड हैं, उनके बारे में वो बात करते हुए उनकी बुराई करता है और प्राचीनता की प्रशंसा करता है। कहता है आज समाज में भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, आस्था नहीं है, धर्म नहीं है, किंतु द सी ऑफ फेथ वाज वंस, लेकिन एक समय था जब विश्वास का सागर था, माने विश्वास इतना था जितना सागर में जल होता है। यह संसार भरोसे, विश्वास और वफादारी से भरा हुआ था। द सी ऑफ फेथ वाज वंस टू एट द फुल राउंड अर्थ शोर, और ये जो धरती है, इसके चारों ओर, इसके तटों पर चारों ओर से केवल भरोसा और विश्वास ही नजर आता था। ले लाइक द फोल्ड्स ऑफ ब्राइट गर्डल फर्ल्ड, ऐसा जैसे किसी गेंद में चारों ओर एक घेरा बना दिया जाए किसी चीज का, उसी तरीके से इस धरती के चारों ओर विश्वास, आस्था और सम्मान का, एक दूसरे की जो आस्थाएं हैं, जो धार्मिक विचार हैं, उनका एक घेरा बना हुआ था। अर्थात स्टूडेंट्स, ये पूरी की पूरी धरती विश्वास और भरोसे से भरी हुई थी। बट नाउ आई एम ओनली हियर इट्स मेलांकली, लेकिन आज, ओ माई बिलवेड, टुडे I am listening only the sad note, the note of melancholy, the note of sadness. कहता है but now I only hear its melancholy, लेकिन आज मुझे केवल और केवल दुख और पीड़ाओं के स्वर ही सुनाई पड़ रहे हैं। Long with turning roar, गुजर गया वो वक्त, वो आवाज़ें, वो पुराने समय की आस्था की आवाज़ें पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी हैं। अब मुझे केवल उदासी और वापस आती गर्जने की आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। विथड्रॉनिंग रोअर, रिट्रीटिंग, जब पीछे की ओर जाती हुई रात्रि की हवाएं, उन हवाओं की सांसें मुझे सुनाई देती हैं, तो उसमें गर्जना होती है। टू द ब्रीथ ऑफ द नाइट विंड, ये ऐसा लगता है जैसे रात में हवाएं नहीं चल रही हैं, बल्कि रात दर्द भरी कराह ले रहा है, जैसे रातें कराह रही हैं। टू द ब्रीथ ऑफ नाइट विंड डाउन द वास्ट एज ड्रियर एंड नेकेड सिंगल्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये संसार चारों ओर, नीचे से ऊपर तक, इधर से उधर तक, चारों के चारों ओर, इसके तटों पर सिर्फ इन पत्थरों के खड़खड़ाने की आवाज़ें सुनाई पड़ रही हैं, जिन आवाज़ों में मुझे दुख,
ड्रेयर और परेशानियां दिखाई पड़ रही हैं, दुख दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए मैथ्यू अर्नाल्ड अंत में कहता है अपने आखिरी पैसेज में, डियर स्टूडेंट्स, परहैप्स यू हैव स्टडीड इट इन इंटरमीडिएट, आई थिंक ये पैसेज इंटरमीडिएट में भी है, तो आप लोग उस दृष्टि से भी देख सकते हैं कि आप लोगों ने पहले पढ़ा है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो अपनी प्रेमिका को संबोधित करता है। मोस्ट रिमार्केबल पैसेज ऑफ डावर बीच, मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज ऑफ डावर बीच। डावर बीच नामक कविता का सबसे महत्वपूर्ण पैसेज है ये। यहाँ पे वो अपनी बहुत दुख में भर करके, उसकी आत्मा इतना ज़्यादा दुखी हो गई है संसार की भौतिकता से, अपनी प्रेमिका को कहता है। वो प्रेमिका जो भौतिकता की ओर पूरी तरीके से आकृष्ट हो चुकी है, उसे दुनिया की शान शौकत और रंगीनियत बहुत अच्छी लगती है। उसे मैथ्यू अर्नाल्ड जो परंपरागत सोच का है शायद वो कम अच्छा लगता है। उसे नए नए तौर तरीके जो आधुनिकता और फैशन है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तब मैथ्यू अर्नाल्ड उसे समझाता है, कहता है, आह लव, ओ माई बिलवेड, लव मीन्स बिलवेड, ओ माई बिलवेड, आह लव, लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर। चलो चलो हम दोनों एक दूसरे के प्रति प्रेम में सच्चे हों। We should love each other. We should be faithful for each other. We should be loyal to each other. हम दोनों एक दूसरे के प्रेम में सच्चे हों, हम दोनों एक दूसरे के भरोसे में खरे उतरें। आह लव, लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर। हम दोनों एक दूसरे के लिए सच्चे हों, शायद इससे बढ़ करके कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि मैथ्यू अर्नाल्ड बताता है इस संसार की सच्चाई, कहता है फॉर द वर्ल्ड, क्योंकि जो ये संसार है, दिस वर्ल्ड विच सीम्स टू लाई बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम, ये जो दुनिया दिखाई पड़ रही है ना, जिस दुनिया के चक्कर में तुम पड़ी हुई हो, जिस आधुनिकता की चकाचौंध ने तुम्हारे मस्तिष्क को घेर लिया है, ये जो संसार है ना, हमारे समक्ष जो दिखाई पड़ रहा है, ये संसार सच्चा नहीं है, बल्कि लैंड ऑफ ड्रीम्स है। टू लाई बिफोर अस लाइक ए लैंड ऑफ ड्रीम। ये संसार सपनों की दुनिया है। स्टूडेंट्स, सपनों की दुनिया का मतलब, जैसे आप लोग सपना देखते हैं तो सपने में कितनी भी अच्छी चीज़ें आपको दिखाई पड़े, लगता है सब कुछ सच है, लेकिन जब आंखें खुलती हैं तो कुछ भी नहीं मिलता है। ये संसार ठीक उसी प्रकार से है प्रिय विद्यार्थियों। मैथ्यू अर्नाल्ड अपनी प्रेमिका को कहता है, ये संसार एक सपनों की दुनिया है, यहाँ सच्चाई की उम्मीद मत करो, यहाँ वास्तविकता की उम्मीद मत करो, यहाँ भरोसे की उम्मीद न करो। ये देखने में तो सो वेरियस, कितना विविधतापूर्ण नजर आता है, कितनी वैरायटीज हैं यहाँ पर, कितने प्रकार के पैंट ट्राउजर्स आपको दिखाई पड़ते हैं, कितनी प्रकार की गाड़ियाँ दिखाई पड़ती हैं, कितने प्रकार के ऐशो आराम, मोबाइल और अन्य सुविधाएं, रंगीनियत, रेस्टोरेंट, शहर, सुविधाएं, खेल, बहुत कुछ, कितनी विविधताओं से भरा हुआ ये संसार है। सो ब्यूटीफुल, और देखने में कितना खूबसूरत नजर आता है। सो न्यू, एकदम नया नजर आता है, रोज नया नजर आता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि हैथ रियली नाइदर जॉय। मैथ्यू अर्नाल्ड ट्रीट्स हिज बिलवेड, कहता है समझो कि हैथ रियली नाइदर जॉय। इस संसार में न तो आनंद है, नार लव, न तो प्रेम है, नार लाइट, न तो प्रकाश है, न तो ज्ञान है, नार सर्टिट्यूड, न तो इसमें आस्था है, न तो भरोसा है, न तो विश्वास है, नार पीस, न तो शांति है। हर जगह, हर तरफ बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी। कहीं कोई आस्था नहीं, कहीं कोई भरोसा नहीं, कौन किस पर भरोसा करे। इसलिए मैथ्यू अर्नाल्ड कहता है कि यह संसार जो तुम्हें सो बैरियस, सो ब्यूटीफुल, सो न्यू दिखाई पड़ता है, वास्तविकता, द रियलिटी इज दिस, हैथ रियली नाइदर जॉय, न तो इसमें जॉय है, नार लव,
जिस प्रेम के पीछे हमारी पीढ़ियां भाग रही हैं, जिस प्रेम के पीछे जान देने पे लोग उतारू हैं, जिस प्रेम के चक्कर में, जिस भौतिक प्रेम के चक्कर में लोग अपने परिवारों को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता की तिलांजलि दे दे रहे हैं। अर्नाल्ड कहता है, हैथ रियली नाइदर जॉय, न तो आनंद है, नार लब, न तो प्रेम है, नार लाइट। ये जो चकाचौंध दिखाई पड़ रही है, इसके पीछे बहुत अंधेरा है। नार लाइट, नार सर्टिट्यूड, न तो आस्था है, न तो आस्था है, न एक दूसरे पे भरोसा है। कोई किसी पे भरोसा नहीं कर सकता है। स्टूडेंट्स, मुझे एक पंक्ति याद आती है, मैंने एक गज़ल लिखी थी, मुझे याद आ गई कि कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया, मेरी भी तो तलाश का जरिया बदल गया, ना शक्ल ही बदली है न बदला मेरा किरदार, बस लोगों के देखने का नज़रिया बदल गया। और स्टूडेंट्स, विशेष करके बतौर एक खास ये शेर याद रखिएगा, मैथ्यू अर्नाल्ड को याद रखिएगा, उनकी ये पोयम याद रखिएगा कि ईमान अदब शर्म हया कुछ भी नहीं कायम, ईमान अदब शर्म हया कुछ भी नहीं कायम, मत पूछिए इस दौर में क्या क्या बदल गया, मत पूछिए इस दौर में क्या क्या बदल गया। मैथ्यू अर्नाल्ड कहता है, सब कुछ बदल चुका है, न यहाँ जॉय है, नार लब, न प्रेम है, नार लाइट, न तो ज्ञान का प्रकाश है, अज्ञानता का वातावरण है, नार सर्टिट्यूड, न भरोसा और आस्था है, न विश्वास है, नार पीस और शांति कहीं नहीं है। लोग चारों तरफ एक युद्ध का वातावरण है। स्टूडेंट्स, ये उस समय लिखी गई थी पोएम, मैंने बताया आपको 1864, तो दोनों वर्ल्ड वार समाप्त हो चुके थे। चारों ओर युद्ध के वातावरण को देखा था, उन मंजरों को देखा था लोगों ने, कितनी अशांति पैदा हो गई थी उन युद्धों के बाद। चारों ओर विद्रोह की आवाज़ें उठ रही थी। स्टूडेंट्स, नॉर पीस नॉर हेल्प फॉर पेन। और इस संसार में अर्नाल्ड कहता है कि किसी की पीड़ा में कोई मदद करने वाला नहीं है। नॉर हेल्प फॉर पेन। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा कबीर दास को, रहीम दास को, जो हमारे ओल्ड क्लासिक्स हैं, ओल्ड क्लासिकल पोएट्स हैं। रहीमन मन ही की व्यथा मन ही राख्यों गोए, सुनी अठलई हैं लोग सब बाँटी न लई हैं कोए। स्टूडेंट्स, यहाँ इस संसार में अर्नाल्ड कहता है, नॉर हेल्प फॉर पेन। इस संसार में कोई आपकी पीड़ा में मदद करने वाला नहीं है। लोग आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ देने के लिए हैं। एंड वी आर हियर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन। गजब की लाइनें लिखी मैथ्यू अर्नाल्ड ने। ही राइट्स, कहता है, ये जो दुनिया है, जिस संसार में हम रह रहे हैं, ये एक युद्ध का मैदान है, और एक ऐसा युद्ध का मैदान जिसमें अंधेरा है, रात्रि है। अब आप बताइए कि यदि आपको युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिया जाए, लेकिन अंधेरा हो चारों ओर, आप युद्ध कैसे करेंगे? और आप युद्ध करने के लिए बाध्य हो कि नहीं, आपको युद्ध करना है, शस्त्र चलाने हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, शस्त्र चलाएंगे तो, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि उन शस्त्रों से मर कौन रहा है। मेरा अपना भाई मर रहा है, मेरे अपने परिवार का सदस्य मर रहा है, कि मरने वाला हमारा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि हम अंधेरे में तीर चला रहे हैं। स्टूडेंट्स, एज वी आर हियर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन, इस संसार रूपी युद्ध के मैदान में जो अंधकार से भरा हुआ है, हम सब सैनिकों की तरह हैं। एंड स्वेप्ट विथ कंफ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल। और जहां युद्ध के मैदान में युद्ध करने के लिए अलार्म बज चुका है, लेकिन हम सब कंफ्यूज्ड हैं कि आइदर वी शुड फाइट और नॉट, वी आर किलिंग आवर ओन kin and kith, we are killing our own relatives, our family members, or we are killing our enemy. हम अपने शत्रुओं का विनाश कर रहे हैं कि हम अपने भाइयों का विनाश कर रहे हैं, हम अपना नुकसान कर रहे हैं कि पड़ोसी का नुकसान कर रहे हैं। हम इतने
स्वार्थ में पागल हो चुके हैं कि हमें ये नहीं पता है कि यदि हम अपने पड़ोस के बच्चे को बीड़ी पीना सिखा देंगे, सिगरेट पीना सिखा देंगे, तो हमें लगता है कि हम उपलब्धि प्राप्त कर लिए क्योंकि अपने पड़ोसी के बच्चे को हमने बिगाड़ दिया। लेकिन याद रखना कि अगर पड़ोसी का बच्चा बीड़ी पिएगा, सिगरेट पिएगा, तो वो सबसे पहले आपके बच्चे को बिगाड़ेगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने दरवाजे पर मोगरे की अगरबत्ती लगा दीजिए, जला दीजिए महक, लेकिन अगर आपका पड़ोसी टायर जला देगा तो क्या ज़्यादा बदबू करेगा? शायद आपकी अगरबत्ती कम खुशबू फैला पाएगी, लेकिन उसका जलता हुआ टायर ज़्यादा गंदगी फैलाएगा, ज़्यादा गंध फैलाएगा। इसलिए इस युद्ध के मैदान में हम लोग अंधे हो चुके, एक अंधेरे में युद्ध कर रहे हैं, एक अंधेरा छाया हुआ उस युद्ध के मैदान में, जहां हम सैनिकों के रूप में कंफ्यूज्ड हैं कि हम किसका अहित कर रहे हैं, हम किसका नुकसान कर रहे हैं। स्वेप्ट विथ कंफ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल। लेकिन हम सब लोग चूंकि युद्ध कर रहे हैं, युद्ध का अलार्म बज चुका है, तो हम लोग स्ट्रगल एंड फ्लाइट, हम लोग युद्ध कर रहे हैं। वेयर इग्नोरेंट आर्मीज क्लैश बाई नाइट। और ये अज्ञानता, इग्नोरेंट माने अज्ञानता, ये अज्ञानता से भरी हुई, अज्ञानता के अंधकार में ये जो हमारी आर्मीज हैं, हम सब लोग सैनिकों के रूप में इस रात्रि की अंधेरे में, अज्ञानता की रात्रि की इस अंधेरे में युद्ध कर रहे हैं। हम समझ नहीं पा रहे हैं कि वी आर चूजिंग करेक्ट और वी आर चूजिंग फॉल्स। हम सही चुन रहे हैं या गलत चुन रहे हैं? हम कर क्या रहे हैं? हम नुकसान किसका कर रहे हैं? हमारे सामने हमारी संस्कृतियां विलुप्त होती चली जा रही हैं और उसको हम फैशन के नाम पे स्वीकार करते चले जा रहे हैं। भौतिकता के नाम पे हम अपनी संस्कृतियों की तिलांजलि देते चले जा रहे हैं। मुझे एक पंक्ति किसी बड़े शायर की याद आ गई कि जीवन है याद किंतु मरण भूल गए हम, जीवन है याद किंतु मरण भूल गए हम, सांसों का हो रहा है क्षरण भूल गए हम, निकले जो घर से प्रिय के होंठ चूम लिए पर, निकले जो घर से प्रिय के होंठ चूम लिए पर, छूने को अपनी माँ के चरण भूल गए हम, छूने को अपनी माँ के चरण भूल गए हम। इन आधुनिकता की दौड़ में हम अपनी संस्कृतियों की तिलांजलि दे रहे हैं। हमारे जो पुरानी मान्यताएं हैं, पुराना भरोसा है, पुराने रीति रिवाज हैं, पुरानी आस्थाएं हैं, वी हैव लॉस्ट आवर फेथ, वी हैव लॉस्ट आवर बिलीफ। स्टूडेंट्स, इस तरीके से एक निराशावादी चिंतन प्रस्तुत करता है मैथ्यू अर्नोल्ड इन दीज लाइन्स, एंड ही हैज ट्राइड टू जस्ट डील हिज बिलबेड who was just attracting toward the false show of the world, the materialistic world. Towards she was just there, she was watching towards the materialistic approach, towards the modernity. वो आधुनिकता की ओर आकृष्ट थी। इसलिए आधुनिक युग की कमियों को बता करके मैथ्यू अर्नोल्ड समझाने का प्रयास करता है कि only love is the world and only love is in this world which can connect the humanity. केवल प्रेम ही वो शाश्वत सत्य है जो हमारी मानवता को बचा सकता है, मानवता को जोड़ सकता है। अन्यथा इसके अतिरिक्त जो आधुनिकता का दिखावा है, ये संसार को केवल तोड़ सकता है। डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक आपने समझ लिया होगा। इसी नोट के साथ आई एम टेलिंग यू थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट।